और छात्र, आज हम संस्कृत शिक्षण विधि के विषय में अध्ययन करेंगे। सीटेट, यूपीटेट तथा अदर एग्ज़ाम परीक्षाओं में सीटेट संबंधित, संस्कृत संबंधित क्वेश्चन 15 अंक आते हैं सीटेट एग्ज़ाम में। आज हम उन्हीं के विषय में अध्ययन करेंगे। प्रश्न आता है, संस्कृत शब्द की उत्पत्ति। चूँकि संस्कृत शब्द की उत्पत्ति सम क्रि प्लस कत्व से उत्पन्न होता है। संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत भाषा में 4 कौशल प्रमुख होते हैं, जो स्वामिक, क्रम, सफले, सुबोहपली के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें कौशल 2 श्रेणियों में विभक्त है। पहला ग्रहात्मक अर्थात श्रवण और पठन होता है। दूसरा अभिव्यक्ति, जिसमें वाचन और लेखन 2 होते हैं। भाषा के रूप में कला तथा विज्ञान, भाषा के 2 रूप माने जाते हैं, कला और विज्ञान। शिक्षण की सफलता विधि, प्राविधिक, तकनीकी पर आधारित होती है। अब जैसे देखा जाए कि विधि और प्राविधि, तकनीकी क्या होती हैं, इनके विषय में अध्ययन किया जाए। चूँकि विधि, अगला क्वेश्चन, विधि किसी वस्तु को छात्रों के सामने अच्छे तरीके से या विधि से प्रस्तुतकरण किया जाए, यह विधि कहलाती है। उसको बालक के सामने कितना हो बढ़ा चढ़ाकर, कितने सुंदर गति से प्रदर्शित किया जाता हो, वह विधि कहलाती है। यह पूर्व नियोजित अपरिवर्तनशील है। यह विधि पूर्व नियोजित व अपरिवर्तनशील मानी जाती है। इसमें विधियाँ होती हैं, प्रत्यक्ष विधि, हर्वटीय या पंचपदी प्रणाली, पाठ्य पुस्तक विधि। 3 विधियाँ प्रमुख हैं। अब आइए हम 3 विधियों के विषय में जानते हैं। प्रपदी, ऐसी विधि जिसके अंतर्गत काठिन्य निवारण को स्पष्ट करके विषय वस्तु का छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता हो। पूर्व नियोजित और परिवर्तनशील माना जाता हो। जैसे चित्र है, किसी चित्र को प्रदर्शित करना किसी विधि तरीके से प्रस्तुत किया जाए तथा प्राविधिक प्रतिक्रिया व्यक्त किया जाए। किसी की आकृति का वर्णन किया जाए, आकृति को सजीव अस्पष्ट बनाया जाए। ये प्राविधि कठिन निवारण विधि के नाम से जाना जाता है, जिसे प्राविधि विधि कहते हैं। नोट, जब कोई विधि सार्वभौमिक रूप से तैयार हो जाती है, उसे प्रस्तुत किया जाता है, किसी दूसरे के सामने प्रस्तुत किया जाए, तो हमेशा के लिए अरणीय हो जाता है। इसको शिक्षण युक्त भी कहते हैं, जिसे हम नोट के नाम से जानते हैं। तो ये नोट माना जाता है। तकनीकी है, तकनीकी प्रशिक्षण शिक्षण में एक कक्षा स्थान के अंदर होता है, जो अनेक अध्यापकों के पढ़ाने का स्तर भिन्न भिन्न स्तरों पर अलग अलग माना जाता है। जैसे गुणनखंड पढ़ाना है, जिसमें भाग विधि है, गुणनखंड विधि है, अन्य तरीके से बच्चों को प्रदर्शित किया जाए और उसका व्याकलन किया जाए, ये तकनीकी प्रशिक्षण होता है। तकनीकी प्रशिक्षण में कोई अध्यापक अपना मेथड प्रभावित करता है, दूसरा अध्यापक अपने मेथड से पढ़ाता है। सबके मेथड अलग अलग होते हैं और अलग अलग मेथड से प्रयुक्त किए जाते हैं। अनेक अध्यापकों को पढ़ाने स्तर अलग अलग होता है। तकनीकी ज्ञान छात्र के स्तर के अनुसार होना चाहिए। आता है अगला स्टेप, सूक्ष्म शिक्षण।
प्रवर्तक D.W. एलिन ने 1983 में, अमेरिका के वैज्ञानिक 1970 में, D.D. तिवारी ने भारत में इनका व्यवकलन किया था। सूक्ष्म शिक्षण को प्रकाशन से लाने वाले पाशी तथा शाह थे, जो 1974 में सूचित किए थे। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य किसी एक विशेष कौशल के दक्षता प्राप्त करने से होता है, जिसमें छात्र संख्या 10 से 15, समय 6 से 15 मिनट के अंदर निर्धारित की जाती है, जिसमें पाठशाला कौशल एक ही प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण करते समय अभ्यास कराया जाता है कौशल दक्षता के प्रति प्राप्त उपकरण दृश्य, जिसमें दृश्य आँख के द्वारा, छवि कान के द्वारा, सामग्री वस्तु के सामने रख करके उसका प्रदर्शन किया जाए। जैसे किसी बालक को एक जग बनाने की कल्पना प्रेरित किया जाता है, तो यह जग बालक देख करके अपने भावनाओं को व्यक्त करके उसका प्रदर्शन और चित्रण करता है। ऐसी विधि को हम सूक्ष्म चित्रण विधि से जानते हैं। अगला स्टेप है सूक्ष्म चक्रण। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण चक्रण 6 चरणों में होता है। पहला पाठ्य योजना, किसी पाठ्य योजना को तैयार करना। दूसरा शिक्षण है। तीसरा प्रतिपुष्टि पुनर्बलन। चौथा पूर्ण पाठ्य योजना। छठवां पुनः शिक्षण और छठवां पुनः प्रतिपुष्ट पुनर्बलन, माने दोबारा उसका अवलोकन करना। ये सूक्ष्म शिक्षण के 6 चरण होते हैं। अगला स्टेप आता है शिक्षण सूत्र। प्रवर्तक हर्बर्ट स्पेंसर एवं केमेनियस ने शिक्षण सूत्र उस धागे के समान होता है जो अध्यापक अपने मस्तिष्क के ज्ञान के प्रकाश ज्ञान के द्वारा छात्र के ज्ञान को केंद्रित करता है, जिसमें निम्न परिभाषाओं के नाम से जाना जाता है। निम्न इनके समीकरण होते हैं। सूत्र में देखा जाए, पहला सूत्र होता है इसका सरल से कठिन की ओर। सरल से कठिन की ओर, जिसे यह सूत्र मानव स्वभाव पर आधारित होता है। इस सूत्र के माध्यम से बालक में जिज्ञासा, रुचि तथा आत्मबल बढ़ता है। दूसरा ज्ञात से अज्ञात की तरफ माना जाता है, जिसमें सूत्र पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। अर्जित ज्ञान को आधार मानकर विषय वस्तु को अस्पष्ट करना। तीसरा पूर्ण अंश से अंश की ओर, संपूर्ण विषय को बालक के सामने प्रस्तुत करना तथा उसे लघु रूप में विषय वस्तु का स्पष्टीकरण करना। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण विधि कहलाता है। मैथ में जब हम पढ़ते हैं तो यही आगमन विधि, निगमन विधि 2 तरह से जानते हैं। इस तरह से संस्कृत में, हिंदी में शिक्षण सूत्र के द्वारा बालक के भावनात्मक, कलात्मक, संज्ञानात्मक आदि पर विशेष बल दे करके अवलोकित किया जाता है। इन्हीं के साथ विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट का अर्थ होता है विशेष, उदाहरण होता है जैसे, तथा सामान्य का अर्थ नियम होता है विशिष्ट रूप से। इससे अध्यापक बालकों के समक्ष पहले उदाहरण प्रस्तुत करेगा, उसके बाद आगमन विधि का दूसरा रूप प्रस्तुत करता है। सामान्य है सामान्य दृष्टि, सामान्य से विशिष्ट की ओर। इससे अध्यापक बालकों के समक्ष पहले नियम प्रस्तुत करेगा, बाद में नियम के माध्यम से उदाहरण प्रस्तुत करेगा। यह निगमन विधि का दूसरा रूप कहलाता है। तीसरा आता है प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। इसमें क्या सत्यापन होता है, जिसमें देखा जाता है इस शिक्षण सूत्र का दूसरा नाम मूर्त रूप से अमूर्त की ओर चलता है, जिसे स्थूल से सूक्ष्म की ओर कहते हैं। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसे हम जाना जाते हैं प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ये विधि मानी जाती है।
सातवां आता है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। इस शिक्षण सूत्र से अध्यापक छात्र को विस्तृत ज्ञान के आधार पर, सीमित ज्ञान के आधार पर विषय वस्तु का स्मरण करता है। जैसे विश्लेषण करता है, फिर उसका संश्लेषण होता है। विश्लेषण का अर्थ है पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, जबकि संश्लेषण का अर्थ होता है अंश से पूर्ण की ओर, अंश से पूर्ण की ओर गति होती है। आठवां, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान आठवां में मनोविज्ञान से तार्किक की ओर, मनोविज्ञान से तार्किक की ओर। इनके अंतर्गत बालक की अंतः क्रियाओं पर विशेष बल दिया जाता है। विषय वस्तु को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने का यह सार्वभौमिक शिक्षण सूत्र है। नवा अनुभव और तर्क की ओर, जिसमें मनोविज्ञान के तार्किक को के ये अनुभव के तर्क की ओर गति होती है। अगला है शिक्षण विधि की विशेषताएं। शिक्षण विधि की 6 निम्न विशेषताएं मानी जाती हैं, जिसमें पहला, इनके माध्यम से बालक व्यवहार में परिवर्तन लाता है। सजीवता वातावरण प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षण विधि करके सीखने पर आधारित होना चाहिए। शिक्षण विधि गतिशील होना चाहिए, न कि स्थिर होना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। ये 6 प्रमुख शिक्षण विधि के पहलू होते हैं। 6 विधियों से यह सत्यापित किया जाता है। अगला स्टेप आता है इसी का, शिक्षण विधि 3 प्रकार से मानी जाती है। अब ये 3 विधियाँ शिक्षण विधियाँ 3 प्रकार की होती है। पहला प्राचीन विधि, अर्थात जिसे हम मौलिक विधि के नाम से भी जानते हैं। दूसरा नवीनतम विधि तथा अवर्चनीय विधि। तीसरा नवीनतम विधि। अब आइए इन विधियों के विषय में जानें। प्राचीन विधि, मौलिक विधि जिसे कहते हैं, यह विधि लॉर्ड मैकाले ने 1835 में भारत के आने से पहले प्रचलित किया था। यह 2 प्रकार की थी, पाठशाला विधि, पाठशाला के अनुसार, और दूसरा व्याकरण विधि, व्याकरण भाषा की शुद्धता अशुद्धता आदि के विषय में, और पाठशाला विधि। तो लॉर्ड मैकाले ने यह प्राचीन विधि का प्रस्तुत 1835 में किया, जिसमें 2 प्रमुख तथ्यों पर कहा। प्राचीन विधि को ही मौलिक विधि के नाम से जाने जाते हैं। अब पाठशाला विधि में देखा जाए तो पाठशाला विधि इस पद्धति से छात्रों की विषय वस्तु स्पष्ट की जाती है। पाठशाला विधियाँ एक मौखिक विधि है। इनके 9 विधियों से व्याख्यात किया जाता है। अब इन पाठशाला विधि 9 विधियों का व्याख्या में देखा जाए, मौखिक विधि जिसमें छात्रों को मौखिक ज्ञान कराया जाता है, मौखिक रट्टा मराया जाता है। पारायण विधि, वाद विवाद विधि। पारायण विधि लिखने की प्रेरणा से देकर, वाद विवाद वार्तालाप करके, प्रश्न पूछ करके आदि, ये वाद विवाद विधि कहलाती है। प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नों को पूछना, खड़े करना, बच्चों में प्रश्न पूछकर उनके आत्माओं तथा उनके ज्ञान को बढ़ोतरी करना आदि क्रियाएं निर्धारित होती है। सूत्र विधि एक निश्चित समीकरण होता है, एक निश्चित सूत्र होता है, जिसके आधार पर किसी भी प्रश्न को हल किया जाता है। कथा कथन विधि, कथा कथन कुछ ऐसे किसी सूत्र हो, किसी के परिभाषाएं हो, किसी के मान हो, उनको सूत्र के माध्यम से हल करना, ये कथानक विधि कहलाती है। और कक्षा नायक विधि, यह विधि कक्षा में प्रदर्शन करके दिखाया जाता है। भाषण विधि है, भाषण के माध्यम से भाषा देकर, तथा व्याख्या विधि विस्तृत ज्ञान
विस्तृत भाषण आदि के विधियों से पाठशाला में ये 9 विधियाँ संचालित होती हैं। अब आइए हम चलते हैं इन 9 के विषय में जानते हैं। पहला, मौखिक विधि। मौखिक विधि के अंतर्गत इस विधि में व्यक्तिगत विधि भी कहते हैं जिसे, इस विधि के अंतर्गत छात्र किसी विषय वस्तु को अध्यापक को सुनाएगा और अध्यापक उनके दोषों को दूर करेगा। इस विधि से कंठस्थीकरण पर बल दिया जाता है। पारायण विधि। पारायण का वास्तविक अर्थ पाठ को याद करना और इस विधि के अंतर्गत वैदिक मंत्रों का पाठ कराया जाता है जिसमें रटने पर अधिक बल दिया जाता है। इस विधि का सबसे बड़ा दोष अवबोधन दोष माना जाता है जिसे ध्यान नहीं दिया जाता है। तीसरा है वाद विवाद विधि। कंठस्थीकरण के साथ साथ अवबोधन पर ध्यान दिया जाता है। यह विधि करके सीखने पर बल देती है। सूक्ष्म विधि। वस्तु को दल बनाकर स्पष्ट किया जाता है। इससे दल शिक्षण को महत्व दिया जाता है। तो अगली चौथी विधि आती है प्रश्नोत्तर विधि। अब आइए हम प्रश्नोत्तर विधि के विषय में अध्ययन करते हैं। प्रश्नोत्तर विधि वह विधि है जिसमें अध्यापक प्रश्न पूछता है और छात्र उसका रिप्लाई देता है, आंसर देता है। इस विधि के माध्यम से छात्र की अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास किया जाता है। छात्र से क्वेश्चन किया जाता है जैसे 0 की खोज कौन किया था, गणित की खोज कौन किया था, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चा अपने मानसिक अभिक्षमता के आधार पर उस प्रश्न को बोध करके आंसर देता है। अगला आता है सूत्र विधि। सूत्र विधि में व्याकरण के काम में ली जाती है। इस विधि के अंतर्गत पहले छात्र को नियम बताए जाते हैं, बाद में उदाहरण बताए जाते हैं तथा यह निगमन विधि का दूसरा रूप होता है। सूक्ष्म विषय को स्पष्ट करने के सूत्र विधि काम में लाई जाती है। जिस तरह से किसी भी प्रश्न को मैथ में हल करने पर या अन्य विषयों पर हल करने पर पहले उसको समझाया जाता है, फिर उसका अवलोकन बच्चों से कराया जाता है। जिस तरह से गणित में एक उदाहरण बताया जाता है, उस उदाहरण पर बच्चों से 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही प्रक्रिया होती है। तो ये सूत्र विधि कहलाती है। इसके बाद कथा कथन विधि। यह विधि का प्रयोग विषय वस्तु से स्पष्टीकरण तथा रुचि उत्पादन के लिए शिक्षक पाठ के मध्य और अंत में करता है। इस विधि के माध्यम से छात्र में नैतिक विकास होता है। विषय वस्तु को रोचक व जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए उपयोगी होता है। विधि कथा कथन विधि और 6 विधिष्य सामग्री विधि, 2 तौर से इन्हें हम देखते हैं और इनका अध्ययन करते हैं। कथा कथन विधि छव्य कान के द्वारा, दिश आँख के द्वारा, सामग्री वस्तु को देखकर। इससे कथा कथन विधि सत्यापित किया जाता है। कथानायक विधि। कथानायक विधि अध्यापक की अनुपस्थिति में छात्र कक्षा में अध्यापक की भूमिका निभाता है। यह विधि निष्क्रिय विधि मानी जाती है। भाषण विधि कठिन शब्द के स्पष्टीकरण के लिए यह विधि काम में ली जाती है। यह विधि उच्च माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी सिद्ध होती है। व्याख्यान विधि वह विधि, इस विधि में भाषण विधि का ही रूप होता है। छात्र को शंका समाधान के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। भारतीय विद्यालय में इस विधि का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। व्याख्यान के 6 अंग होते हैं, जिसमें 6 अंगों का हम विषय में देते हैं। पहला
संधि विच्छेद माना जाता है, जिसे पदच्छेद कहा जाता है। जैसे आगमन, नरेश, इनका संधि विच्छेद किया जाता है। पदोयुक्ति, पदार्थयुक्ति अर्थात मुहावरेदार शब्दों का बोध कराया जाता है, जिसमें पदोयुक्ति कहलाता है। जैसे नाको चने चमाना, 9 2 11 हो जाना, ये ऐसे शब्द आते हैं जो पदोयुक्त होते हैं। विग्रह, अलग अलग शब्द निकालना। वाक्य योजना, वाक्य बनाना, शुद्ध वाक्य बनाना, अशुद्ध वाक्य बनाना। आक्षेप, प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से समाधान, किसी भी समस्या का समाधान करना, किसी भी प्रश्न को हल करना आदि, ये व्याख्यान के 6 अंग माने जाते हैं। 10वां आती है व्याकरण विधि। व्याकरण विधि में देखा जाता है, व्याकरण को भाषा का प्राण तत्व कहते हैं। पतंजलि के व्याकरण को शब्दा अनुशासन की संज्ञा दी गई। इनके अंतर्गत ध्वनि, वर्ण, विचार, धातु, रूप, शब्द, संधि, समास, कारक, विभक्ति आदि चिन्हों को पढ़ने की विधि मानी जाती है। जिन विधियों से हम व्याकरण विधि का अवलोकन करते हैं, व्याख्यान करते हैं। व्याकरण अनुवाद विधि, प्रवर्तक रामकृष्ण गोपाल भंडार जी हैं। यह विधि ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाती है, सरल से कठिन की तरफ जाती है, सूक्ष्म से स्थूल की तरफ जाती है। इसे भंडार विधि भी कहते हैं, जिसे व्याकरण विधि के नाम से जानते हैं। मातृभाषा का दूसरा विषय में अनुवाद करने के लिए यह विधि काम में लाई जाती है। दूसरी विधि है नवीन विधि या अवर्चनीय विधि। इस विधि के 6वें विधि को लॉर्ड मैकाले ने 1835 में प्रचलित किया था, जिसमें इस विधि में पाठ्य पुस्तक की विधि, प्रत्यक्ष विधि, विश्लेषण विधि, हर्बर्टी पंचपदी प्रणाली, मूल्यांकन विधि, संरचनात्मक विधि, ये मुख्य विधियां होती हैं जो नवीन अवर्चनीय विधि के रूप में माने जाते हैं। नवीन विधि या अवर्चनीय विधि के अंतर्गत 6 विधियां आती हैं: पाठ्य पुस्तक विधि, प्रत्यक्ष विधि, विश्लेषण विधि, हर्बर्टी पंचपदी प्रणाली, मूल्यांकन विधि, संरचनात्मक उपागम विधि। यह विधियां मानी जाती है। अगली विधि आती है, फर्स्ट विधि को देखते हैं, पाठ्य पुस्तक विधि। डॉक्टर वेस्ट महोदय ने यह विधि कौशल पर निर्भर की थी तथा यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। यह सुनियोजित व नियमित तरीके से तैयार हुई होती है, जिसे अवलोकित किया जाता है। इस विधि में अध्यापक की आवश्यकता कम होती है। सोमपानों के माध्यम से पाठ्यवस्तु का निर्माण किया जाता है। इस विधि के माध्यम से स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास होता है तथा इस विधि का मुख्य उद्देश्य छात्र विद्यालय उपस्थित न हो सके, तो इन विधियों का अवलोकन किया जाता है। अब आता है प्रत्यक्ष विधि। आइए हम प्रत्यक्ष विधि के विषय में भी जानें। वीपी वकील ने इस विधि को दिया, जिसमें संस्कृत शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। इस विधि में मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है। इस विधि का आधार अनुकरण करना होता है, दोहराने का कार्य होता है। मातृभाषा को इसी विधि में बालक नहीं बनने दिया जाता है। इस कारण इस विधि को निर्बाध सुगम विधि के नाम से भी जाना जाता है। यही विधि सुगम और निर्बाध विधि होती है, जो प्रत्यक्ष विधि के रूप में जानते हैं। इस विधि का मुख्य उद्देश्य अध्यापन करा रहे बच्चे उसी भाषा में अध्ययन कराया जाता है। तीसरा है विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि पूर्ण से अंश की ओर। इस विधि में विषय वस्तु को पूर्ण रूप से छात्रों के अस्पष्ट कर दिया जाता है तथा इस विधि विशेष रूप से
व्याकरण व कथा पाठ के लिए उपयोगी मानी जाती है। चौथी विधि हरवटी होती है। हरवटी विधि में हरवटी पदी पंच प्रणाली में फ्रेडरिक हर्बर्ट स्पेंसर ने इस विधि का अवलोकन किया, जिसमें पाठ्य योजना निर्माण के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि मानी गई। फ्रेडरिक हर्बर्ट स्पेंसर ने 4 सोपान दिए: अस्पष्टता, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, सिल्वर रेन में जोड़े जैसे, सहयोग, तुलना, व्यवस्था, सामान्यीकरण, व्यवहारिक प्रयोग इन विधियों में माना जाता है। इस विधि में प्रयोग कर फ्रेडरिक हर्बर्ट स्पेंसर ने 5 सोपान दिए, जिसमें प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, प्रयोग आदि उन्होंने दिया, जिनके माध्यम से अब अगला है प्रस्तावना, पाठोस्थापना जिसे कहते हैं। पाठोस्थापना में इस विधि का मुख्य उद्देश्य नवीन विज्ञान को ग्रहण करने, उचित वातावरण तैयार करना, ज्ञात से अज्ञात की तरफ चलना, नवीन ज्ञान को सीखने के लिए पूर्व ज्ञान में होना तथा प्रस्तावना का मुख्य उद्दीपक के रूप में कार्य करना सत्यापित माना जाता है। अगला स्टेप आता है प्रस्तुतिकरण। इस विधि में विषय वस्तु को पूर्ण रूप से छात्र के सामने स्पष्ट प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें काठिन्य निवारण, आदर्श, वाचन, अनुकरण, वाचन, व्याख्या, अशुद्धि संशोधन आदि के रूप से जाना जाता है। मुख्य उद्देश्य इस विषय में पूर्ण रूप से माना जाता है, जिसमें विषय को पूर्ण रूप से छात्रों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तुलनात्मक विधि इसका मुख्य उद्देश्य विषय वस्तु को स्पष्ट करना। इसमें कठिन निवारण, मौन वाचन, व्याख्या आदि प्रस्तुत किया जाता है। सामान्यीकरण। इस विधि में सामान्यीकरण में इसका मुख्य उद्देश्य विषय वस्तु को सार रूप में प्रस्तुत करना। इसमें बोध प्रश्न, अभ्यास प्रश्न, विचार विश्लेषण प्रश्न आदि होते हैं। गद्य पद में इसे अध्यापक कथन कहा जाता है। व्याकरण में नियमीकरण माना जाता है। 5वां है प्रयोग। प्रयोग में इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों के लिए दिए गए ज्ञान को अस्थायी करना। इसमें अधिगम का व्यवहारीकरण किया जाता है, अर्थात नवार्जित ज्ञान को व्यवहार में लाना। इसमें गृह कार्य, मूल्यांकन, पुनरावृत्ति, प्रश्न आदि सम्मिलित होता है। आता है 5वां मूल्यांकन विधि। छात्र के अस्थायी ज्ञान को परखने तथा उसे समझने किसी विधि मूल्यांकन विधि के रूप में काम में लाया जाता है। यह विधि प्रत्येक सोपान के अंत में काम में लाई जाती है। हर्बर्टी पंचपदी प्रणाली का विकसित रूप माना जाता है। इस माध्यम से ज्ञान की पाठ्य प्रतिपुष्टि होती है। पुनः बलन का अर्थ प्रतिपुष्टि से होता है तथा मूल्यांकन का अर्थ निर्णय देना, भावात्मक प्रदर्शन होना आदि सत्यापित होता है। अगला स्टेप आता है संरचनात्मक उपागम। संरचनात्मक उपागम विधि वाक्य का निर्माण करने में उपयोगी में लाई जाती है। इसके बाद आता है गद्य। अगला खंड है गद्य। गद्य क्या है? गद्य का सर्वप्रथम वर्णन ऋजुवेद से मिलता है, गमोसी युजु जिसे कहा जाता है। गद्य की परिभाषा जो छंद से रहित विधा हो गद्य कहलाती है, जिसमें विश्वनाथ विश्वबंधुति गदम, अपाद बंध रचना गदम माने दंडी, जिसमें दंडी की उपशाखा से और विश्वनाथ की उपशाखा से लिया गया।
गद्य कठिन निष्कम वदति, गद्य को कवियों की कसौटी कहा गया। गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य शब्द भंडार में वृद्धि या शब्दोच्चारण होता है। गद्य शिक्षण में प्रश्नों का सर्वश्रेष्ठ प्रकार विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न होता है। गद्य दो प्रकार का होता है, कथा और अव्याख्यायिक। कथा अवंती सुंदरी कथा, आख्यायिकी हर्षचरितम लेखक के नाम से लिया जाता है। इसके बाद गद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कठिन निवारण विधि होती है। गद्य शिक्षण में वाचन का सर्वश्रेष्ठ प्रकार आदर्श वाचन माना जाता है। कठिन निवारण को गद्य शिक्षण की आत्मा कहा जाता है। गद्य शिक्षण की विधियां 3 होती हैं। नंबर 1 उद्बोधन विधि, नंबर 2 टीका विधि और नंबर 3 अस्पष्टीकरण विधि। ये 3 विधियां जो है मानी जाती हैं। उद्बोधन विधि, इस विधि का मुख्य उद्देश्य ज्ञानेंद्रियों को प्रेरित करना, जिसे उद्बोधन विधि कहते हैं। इस विधि को पढ़ने के लिए प्रत्यक्ष विधि, प्रतिकृति, चित्र, अभिनय आदि संसाधन काम में लाए जाते हैं। छात्रों के माध्यम से अर्थ निकलवाना उद्बोधन होता है। टीका विधि दूसरा, टीका विधि में इस विधि का प्रवचन विधि भी कहते हैं। इस विधि उच्च स्तर व माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी है। इस विधि में शब्द की व्युत्पत्ति, संधि, समास, कारक, प्रकृत, विलोम आदि को समन्वित करके पढ़ाया जाता है। यह समन्वित विधि का रूप होता है। अस्पष्टीकरण विधि, इस विधि में तुलना, वाक्य प्रयोग, अंतःकरण, प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। स्पष्टीकरण में देखा जाता है समास की बहुलता किस शिक्षण में पाई जाती है। गद्य शिक्षण, गद्य के 4 भेद होते हैं। समास के आधार पर उत्कालिक गद्य जो सर्वाधिक समास में पाए जाते हैं, चूड़क गद्य जो अल्प समास युक्त पाए जाते हैं, मुक्तिक गद्य जो समास रहित पाए जाते हैं, वृत्त गद्य ऐसे गद्य का प्रकार जो लय के साथ पढ़ा जाता है। ये 4 होते हैं। अब आइए हम पद के विषय में देखें। पद शिक्षण, काव्य शिक्षण। पद का सर्वप्रथम दार्शनिक ऋग्वेद से मिलता है। पदात्मक ऋग्वेद पद की परिभाषा जो छंद से युक्त विधा हो पद कहलाती है। वास काव्यम आनंद विश्वम, जिसमें सर्वप्रथम संपूर्ण पद से युक्त वेद, समवेद, मंत्रों का वेद ऋग्वेद, संगीत का वेद समवेद, जादू टोने का वेद अर्थवेद, तक गद्य और पद के मिश्रित वेद ऋजुवेद, ये 4 वेद माने जाते हैं, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ऋजुवेद। काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य रसानुभूति, काव्य का रसानंद, सौंदर्य अनुभूति, भाव अनुभूति, चतुर्थ फल प्राप्ति का उद्देश्य। काव्य 2 प्रकार होता है, देशी काव्य और छव्य काव्य। दृश्य को देखकर वर्णन किया जाए या कान से सुनकर उसका वर्णन किया जाए, ये पद के 2 रूप होते हैं। काव्य में देखा जाए तो काव्य में दृश्य काव्य में रूपक अलंकार, उपरूपक अलंकार, छव्य में गद्य आता है, पद आता है, चंपू आता है, और गद्य में कथा और आख्यायिकी आती है। पद में महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्ति काव्य आता है। उसी तरह से चंपू, नल चंपू, चंपू में आता है। तो काव्य के इतने खंड विभाजित होते हैं। पद शिक्षण का सर्वश्रेष्ठ पहचान स्वरवाचन से होता है, जबकि पद शिक्षण में सर्वश्रेष्ठ प्रश्नों का प्रकार भावबोधन या भाव विश्लेषण माना जाता है।
पद शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि दंडावन, खंडावन विधि, कठिन निवारण विधि मानी जाती है। अब पद शिक्षण की 8 विधियां मानी जाती है। ये 8 विधियां कौन सी हैं? पहला उसमें देखा जाए गीत विधि, भाषानुवाद विधि, व्याख्यान विधि, भाष्य विधि, तुलनात्मक विधि, समीक्षा विधि, दंडात्मक विधि, खंडात्मक विधि। ये 8 विधियां मानी जाती हैं। गीत विधि प्राथमिक स्तर के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसमें पदांश को लयबद्ध या संगीत के माध्यम से पढ़ाया जाता है। भाषानुवाद विधि अवबोधन विधि से माना जाता है। इस विधि के द्वारा पदांश के शब्द का अर्थ किया जाता है। व्याख्यान विधि व्याख्या के आधार पर शंका समाधान के लिए काम में लाई जाती। इस विधि में एक एक शब्द की व्याख्या की जाती है, बाद में श्लोक का अर्थ करवाया जाता है। यह विधि व्यंग्यात्मक, लक्ष्यात्मक, दार्शनिक पक्ष पर बल दिया जाता है। चौथा आता है भाष्य विधि। भाष्य विधि के अंतर्गत उच्च स्तर के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। इस विधि में कथा के समान दृष्टांत का स्पष्ट अध्यापन कराया जाता है, जिसमें ऐतिहासिक उदाहरणों का प्रधानता होती है। तुलनात्मक विधि प्रस्तुत श्लोक के भावों समान श्लोक को बताया जाता है। इस विधि में काव्य सौंदर्य की अनुभूति प्राप्त होती है। चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए तथा इस तरह से इस चैनल पर संपूर्ण अध्ययन सीटेट एग्ज़ाम के 5-6 पेपरों पर आते हैं। सीपीटी, हिंदी, संस्कृत, साइंस आदि, इन्वायरमेंटल साइंस आदि पर व्याख्यान के संपूर्ण अध्ययन एसटी उपलब्ध होते हैं। समीक्षात्मक विधि। समीक्षा विधि में देखा जाता है कि व्याख्या भाषा शैली, छंद, अलंकार, कथा आदि को दूसरे कवियों की भाषागत तुलना से की जाती है, जिसमें गुण दोषों की विवेचना की जाती है। दंडात्मक विधि अगली आती है। दंड विधि। दंड का अर्थ होता है वाक्य, वाक्य का अर्थ वाक्य का अन्वय करना। काव्य शिक्षण में अन्वेषण का विशेष महत्व होता है। संपूर्ण श्लोक का पूर्ण वाक्य में परिवर्तन करना दंडावीय विधि कहलाता है। इस विधि में छात्र स्वयं ही शिक्षक की सहायता से श्लोक के प्रधान खोजता है तथा कर्ता में कर्म, क्रिया आदि व्याकरण संबंधित प्रश्नों की खोज करता है। इसमें छात्र निष्क्रिय तथा कक्षा अनुशासनहीन रहेगा। यह विधि अमनोवैज्ञानिक होती है। खंडनी विधि। इसे सर्वप्रथम प्रधान वाक्य ढूंढा जाता है। इसमें व्याकरण संबंधित प्रश्नों के स्थान पर पाठ्य विषय संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें छात्र सक्रिय तथा कक्षा अनुशासित रहेगा। यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। अगला स्टेप आता है व्याकरण। आइए हम व्याकरण को जानें। व्याकरण क्या है, किसे कहते हैं? व्याकरण की उत्पत्ति वी धन आ धन क्री धन लू से होता है। पतंजलि के व्याकरण को शब्दानुशासन की संज्ञा दी जाती है। भाषा व्याकरण को भाषा का प्राण तत्व कहा जाता है। व्याकरण को शब्द की शुद्धि और अशुद्धि का शास्त्र कहा जाता है। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य शब्दों की शुद्ध अशुद्धि का ज्ञान है। व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि आगमन निगमन विधि मानी जाती है। व्याकरण शिक्षण का महत्वपूर्ण सोपान नियमितीकरण नियम से पढ़ना होता है। व्याकरण शिक्षण के 5 सोपान होते हैं। रक्षोहागमल, संदेशवाह, रक्षा, ऊह, अगाम, लघु और संदेह 5 होते हैं व्याकरण के सोपान। तथा संस्कृत में कुल सोपान 18 होती है। 18 सोपान संस्कृत में और हिंदी में 5।
व्याकरण शिक्षण की 8 विधियाँ होती हैं। अब आइए इस विधि के विषय में जानें। व्याकरण की विधियाँ, 2 विधियाँ प्राचीन अर्वाचीन। प्राचीन विधियाँ में देखते हैं हम परंपरागत विधि, कंठस्थीकरण विधि, पारायण विधि, वाद विवाद विधि, व्याख्यान विधि, भाषा सत्संग विधि, आगमन विधि, निगमन विधि। ये प्रमुख 8 विधियाँ होती हैं। परंपरागत विधि क्या है? इस विधि के अंतर्गत गुरुकुल में शिक्षा दी जाती है, जिसमें व्याकरण का अध्ययन कराया जाता है। इस विधि में पतंजलि आगमन निगमन विधि के आधार पर अध्यापन कराया जाता है। इस विधि में अष्टाध्यायी के सूत्रों को कंठस्थीकरण कराया जाता है। इस विधि में कंठस्थीकरण पर बल दिया जाता है, न कि अवबोधन पतंजलि प्रकृति प्रत्यय पर विशेष बल दिया जाता है। आगमन विधि प्रवर्तक विधि, यह व्यक्तिगत अन्वेषण विधि कहलाती है, जिसमें सोपान 4 हैं। उदाहरणों के नियमों की ओर, उदाहरण में विशिष्ट से समान की ओर, निरीक्षण में ज्ञात से अज्ञात की ओर, नियमित में सरल से कठिन की ओर, परीक्षण में स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ये 4 सोपानों के माध्यम से वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस तरह से पूछे जाते हैं, इन्हें अवश्य याद रखें। यह विधि रोचक है, नूतन नियम के नाम से समान की ओर होता है। छात्र सक्रिय रहते हैं तथा कक्षा अनुशासित रहता है। निगमन विधि, निगमन विधि प्रवर्तक पतंजलि, सोमपान इसके 4 होते हैं। आइए इनके सोमपान जानें। नियम बोधन ज्ञात से अज्ञात की ओर, नियम स्पष्टीकरण कठिन से सरल की ओर, नियमित परीक्षण सूक्ष्म से स्थूल की ओर, नियम सत्यापन नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर यह मानी जाती हैं। छात्र निष्क्रिय रहते हैं तथा कक्षा अनुशासनहीन रहता है। भाषा संसर्ग विधि होती है। इस विधि में अंतर्गत व्याकरण तथा अनुकरण के माध्यम से अध्यापन कराया जाता है। समवाह सहयोग विधि, इस विधि के अंतर्गत व्याकरण का ज्ञान अलग से न देकर गद्य, पद, रचना, नाटक, कथा, अध्ययन के साथ साथ दिया जाता है। ह्यूरिस्टिक विधि, जिसका प्रवर्तक आर्मस्ट्रांग जी हैं, इस विधि को अन्वेषण विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में बालक शब्द की खोज करता है। यह विधि सीखो नामक सिद्धांतों पर कार्य करती है। अन्वेषण विधि, अनुयुक्ति विधि, इस विधि में काव्य शिक्षण के अन्वय को आधार मानकर प्रत्येक शब्द का व्याकरण दृष्टि से टुकड़े करके व्याकरण शिक्षण कराया जाता है। अगला आता है नाटक शिक्षण। नाटक शिक्षण में नाटक शिक्षण का अर्थ अभिनय करना, अर्थात नाटक को पंचम वेद भी कहा जाता है, जिसमें भरत मुनि नाट्य शास्त्र के जन्मदाता हैं। काव्येषु नाटक रम्यम लक्षणम अर्थात निस्त्रिम 10 मूरख धनंजन। नाटक शास्त्र का मुख्य उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। वाचन के 2 प्रकार होते हैं, जिसमें स्वर वाचन और मौन वाचन। नाटक के 2 वाचन होते हैं। नाटक शिक्षण का सर्वश्रेष्ठ सोपान पठाभिनय होता है। नाटक शिक्षण का सर्वप्रथम प्रश्नों का प्रकार चरित्र संबंधित प्रश्न पर आधारित प्रदर्शन होता है। नाटक शिक्षण की आत्मा अभिनय को कहते हैं। जो अभिनय उस नाटक उस कथा का सजीव चित्रण कर सके। सर्वश्रेष्ठ अभिनय सात्विक अभिनय माना जाता है। नाटक के 3 प्रकार होते हैं। उद्देश्य नाटक शिक्षण, हितोपदेश जन्म, व्यक्ति और समाज कल्याण के लिए उपदेश देना। विश्रांति, समाज व व्यक्ति को शांति प्रदान करना।
विनोद जन्म समाज व व्यक्ति का मनोरंजन करना। नाटकीय शिक्षण विधियाँ 4 विधि मानी जाती है। आदर्श नाटक विधि, रंगमंच विधि, कथाभिनव विधि, व्याख्यान विधि। यह विधि आदर्श नाटक विधि यह मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस विधि में शिक्षक द्वारा वाचिक अभिनय कराया जाता है, जिसमें रंगमंच विधि में यह मनोवैज्ञानिक विधि है। नाटक शिक्षण का सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है, परंतु अधिक खर्चीली होने के कारण वर्तमान में अनुपयुक्त है। कक्षा विनय विधि, इस विधि में छात्रों के द्वारा पूर्ण हाव भाव के साथ वाचिक अभिनय किया जाता है। यह कक्षा शिक्षण के प्राथमिक स्तर के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। नाटक शिक्षण का सर्वश्रेष्ठ विधि है वर्तमान में व्याख्यान विधि, जिसमें शिक्षक द्वारा नाटक की कथा वस्तु, पात्र, कथन, भाषा शैली आदि की व्याख्या की जाती है। यह कक्षा शिक्षण के उच्च स्तर के लिए श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। नाटकीय अभिनव 4 प्रकार से प्रदर्शित किए जाते हैं, जिसमें वाचिक अभिनव, मौखिक अभिनव होता है जिसे उतार चढ़ाव करके बातें करना, आंगिक अभिनव, अंग संचालन पूर्वक कायकी अभिनव के नाम से जाने जाते हैं। असहाय अभिनव, जिसमें वेशभूषा के साथ साथ अभिनय प्रदर्शन करना। सात्विक अभिनय, पात्रों की वेशभूषा के साथ साथ उनके गुणों दोषों का निरूपण करना सत्यापित होता है। कथा शिक्षण, रचना शिक्षण, इस विधि के अंतर्गत देखा जाता है। कथा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बालक के मनोरंजन के साथ साथ नैतिक विकास करना होता है, जिसमें नाटकीय शिक्षण की 4 विधियां मानी जाती हैं, जिसमें कथानक विधि, चित्रण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, संवादिक विधि, कथाभिनव विधि। कथन विधि, इस विधि में लघु रूप में एक कथन के माध्यम से शिक्षण कराया जाता है। दूसरा, चित्र विधि, चित्रों के माध्यम से कथा को सुनाया जाना, अवलोकन कराया जाना आदि आधारित होता है। तीसरा, प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नों के माध्यम से अवलोकन करना। संवाद विधि, वार्तालाप के माध्यम से कथा शिक्षण करवाया जाना। कथाभिनय विधि, कक्षा में अभिनय के माध्यम से कथा शिक्षण करवाया जाता है। अगला है कौशल भाषा। अब हम भाषा कौशल के विषय में जानते हैं। भाषा का स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक क्रम के रूप में इनके 4 तत्व माने जाते हैं: श्रवण, वाचन, पाठन, लेखन। ये मुख्य 4 पहलू इसके माने गए हैं। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल पठन कौशल है। अनपढ़ निरक्षर लोगों के महत्वपूर्ण कौशल है वाचन कौशल कहलाता है। श्रवण कौशल, इस कौशल का मुख्य उद्देश्य भावों को अवबोध करना, इसे भाव ग्रहण कौशल भी कहते हैं। चारों कौशलों में यह सबसे सरल व प्रथम कौशल माना जाता है। भाषण कौशल का आधार श्रवण कौशल से ही है। इस कौशल के माध्यम से छात्र ही सुनता है, वैसे ही बोलता है। अर्थ ग्रहण पूर्वक अवबोध करके सुनना ही श्रवण कौशल कहलाता है। श्रवण कौशल के माध्यम से ध्वनि का अनुकरण करके छात्र उच्चारण में समर्थ हो सकता है। यह श्रवण कौशल का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। श्रवण दोष रहित होने के भाषण भी दोष रहित होता है। श्रवण कौशल के विकास हेतु प्राथमिक स्तर पर बल गति विधि मानी जाती है। अभिनय गति तथा लघु कथाएं छात्र को
सुनाई जानी चाहिए, जबकि माध्यमिक स्तर पर करुण, वीर, श्रृंगार, हास्य आदि रसों से युक्त रचनाएं सुनाई जानी चाहिए। वाचन कौशल भाषा कौशल का यह दूसरा कौशल है। वाचन कौशल भाषण श्रवण कौशल पर निर्भर है। श्रवण जितना मजबूत होगा, भाषण उतना ही मजबूत होता है। इस कौशल का मुख्य उद्देश्य भावों व विचारों को अभिव्यक्त करना। वाचन भाषण कौशल के बिना समाज में वाचन विनिमय नहीं होता है। भाषा अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास वाचन कौशल भाषण कौशल ही करते हैं। भाषण कौशल के विकास हेतु प्राथमिक स्तर पर बाल गीत विधि, अभिनय गीत, लघु कथाएँ छात्रों को सुनाई जानी चाहिए, जबकि माध्यमिक स्तर पर वाद विवाद, भाषण आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाना चाहिए। यह कौशल सुन करके बोलने पर आधारित होता है। पठन कौशल सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल है। पठन कौशल को वाचन कौशल भी कहते हैं। पठन कौशल का उद्देश्य यति, गति, लय पूर्वक शब्दों को उचित आरोहण में बोला जाता है। शब्द को क्रमबद्ध रूप में पढ़ने की योग्यता प्राप्त करना, अर्थपूर्ण पढ़ने की योग्यता प्राप्त करना, वाक्यों को वाक्यांशों में विभक्त कर पढ़ने की योग्यता प्राप्त करना, सौंदर्य अनुभूति, भावना अनुभूति के साथ पढ़ने की योग्यता प्रस्तुत करना आदि आधारित होता है। पाठन कौशल का गौण उद्देश्य उच्चारण शिक्षण होता है। पाठन कौशल की विधियाँ, जिसमें निम्न विधियाँ मानी जाती हैं। नंबर 1 वर्णमाला विधि या अक्षरबोध जिसे कहते हैं, चित्र विधि, ध्वनि विधि, अनुकरण विधि, सामूहिक विधि, भाषा अभिलेख विधि, भाषा यंत्र विधि, वाक्य विधि। अब आइए वर्णमाला विधि हम करते हैं। वर्णमाला विधि पाठन कौशल की सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है। इस विधि के अंतर्गत सबसे पहले छात्रों को वर्णों का ज्ञान कराया जाता है तथा बाद में वर्णों से शब्द, वाक्यों से गद्यांशों की पूर्ति कराई जाती है। चित्रण विधि, अगला इसमें आता है चित्रण विधि। इस विधि को देखो और कहो विधि के नाम से जाना जाता है तथा इस विधि के अंतर्गत चित्रों को देखकर पढ़ने की कला, ग्रहण करने की कला अर्जित की जाती है। ध्वनि सामान्य विधि, नवीन शब्दों का ज्ञान छात्रों को इस विधि से सरलता से हो जाता है, जिसमें अध्यापक एक ही उच्चारण वाले शब्द की बार बार पुनरावृत्ति करता है। अनुकरण विधि वह विधि जिसमें छात्र अध्यापक चित्र, ध्वनि आदि का अनुकरण करके सुनो पढ़ो विधि श्रावण से पठन की ओर होता है। सामूहिक विधि, इस विधि के अंतर्गत छात्र दल बनाकर पढ़ते हैं। भाषा अभिलेख विधि भाषण यंत्र विधि यह आधुनिक विधि है। इस विधि के अंतर्गत छात्र अध्यापक के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सामग्री के साथ पढ़ना सीखता है। दृश्य छव्य सामग्री शब्द में लिंगाफोन, संगणक यंत्र, वाक्य विधि ऐसी विधि जिसमें माध्यम से अध्यापन कराया जाता है। उच्च माध्यमिक स्तर पर पठन कौशल प्रकार होता है। स्वर मौन वाचन प्रकार 2 होता है। गहन द्रुत वाचन। स्वर वाचन 4 प्रकार के माने जाते हैं। स्वर वाचन में 1 अध्यापक, आदर्श पाठन, अनुकरण पाठन, छात्र, व्यक्तिगत पाठन, विशेष 1, समवेशत पाठन, सभी के एक साथ। ये 4 स्वर वाचन के तथ्य माने जाते हैं। लेखन कौशल में सीखने का अंतिम कौशल। इस कौशल
होने से कठिन कौशल भी कहा जाता है। ध्वनि रूप में विद्यमान भाषा से अंशों को लिपिबद्ध में अवतरण लेकर कौशल कहलाता है। उद्देश्य इसका है विचार भावों को स्थायी करना, सृजनात्मक व्यक्ति का विकास करना, भाषा का पूर्ण अधिकार प्राप्त करना आदि संशोधित किया जाता है। विचार भावों के मध्य नए प्रतिमान स्थापित किया जाता है। अब आइए हम देखते हैं लेखन। लेखन दो हैं, मौखिक और लिखित। नोट: भाषा का सहज रूप भाषण है, उसी का प्रतिबिंब लेखन है। वाणी रूपी भाषा को लेखन से अस्थायित्व मिलता है। लेखन के द्वारा व्यक्ति अपने मनोभाव को चिरकाल के लिए अस्थायित्व कर लेता है। नोट: फाइवेल के अनुसार अपने वाचन पाठन फिर लेखन। मॉन्टेस्क्यू के अनुसार सबसे पहले लेखन फिर वाचन पठन आता है। लेखन का मुख्य उद्देश्य सुंदर लेख का प्रतिरूप करना। लेखन विधियां 3 होती हैं, जिसमें अनुलेखन विधि, प्रतिलेखन विधि, श्रुतलेखन विधि। लेखन विधि अनुलेखन विधि में इस विधि को दृष्ट लेखन विधि भी कहते हैं। इस विधि में छात्र देखकर ही लिखता है, देखो और लिखो। प्रतिलेखन विधि इस विधि से माध्यम से छात्रों में सुंदर शब्द लिखने की क्षमता विकसित होती है, पर इसमें पंक्ति एक ही होती है, जिसके सुलेख या सुंदर लेख विधि के नाम से जानते हैं। श्रुतिलेख इस विधि में छात्र सुनकर ही लिखता है, जिसमें गौण विधि होती है, चित्र विधि, उद्बोधन विधि, सूत्र विधि, संबोधन विधि। चित्र विधि उद्बोधन विधि स्वार्थ की प्रवृत्ति होती है। सूत्र विधि अध्यापक छात्रों को उदाहरण देकर प्रस्तुत करता है, जिसे उदाहरण विधि कहते हैं। संशोधन विधि अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करने के लिए यह विधि काम में लाई जाती है। यह प्रतिलेख विधि के बाद संशोधन विधि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसके बाद आता है अध्यापक कौशल। अध्यापक कौशल में अध्यापक 6 कौशल माने जाते हैं। ये कौन है? प्रस्तावना कौशल, श्यामपट कौशल, प्रश्न कौशल, उद्दीपन कौशल, परिवर्तन कौशल, पूर्णबलय कौशल, गृह कार्य कौशल। ये 6 प्रमुख कौशल होते हैं जो अध्यापक कौशल होते हैं। प्रस्तावना कौशल उद्दीपक का कार्य करती है, जिसमें पाठोस्थापना, विन्यास, विवरण भी करते हैं। नवीन ज्ञान के लिए छात्र को तैयार करना, पूर्व ज्ञान का पता लगाना, नवीन विषय का प्रारंभ इसी के माध्यम से होता है। इस कौशल में प्रश्नों में तात्म्य होना चाहिए। प्रस्तावना में कम से कम 5 प्रश्न या 8 से अधिक नहीं होने चाहिए। यह कौशल ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है। संयोजन शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, जो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। प्रस्तावना कौशल में रुचि उत्पादन करने वाले तत्व जैसे प्रश्न है, चित्र है, कथा है, मॉडल है, प्रयोग है, उदाहरण है, ये 6 तथ्यों पर आधारित होता है। प्रस्तावना प्रश्नों की विशेषता: प्रश्नों में तत्परता, सरलता, अस्पष्टता, छात्रों की पूर्व ज्ञान पर आधारित, प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में ना हो आदि का अवलोकन किया जाता है। प्रश्न 4 प्रकार के होते हैं: वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्तरी, लघु उत्तरी और निबंधात्मक, जिसमें आता है श्यामपट कौशल। श्यामपट कौशल शिक्षक का घनिष्ठ मित्र होता है, वो है श्यामपट। विद्यालय का हृदय पुस्तकालय है। सभी संसाधनों में सर्वश्रेष्ठ संसाधन श्यामपट है। शिक्षक का दाहिना हाथ श्यामपट है। कक्षा में पहली शर्त श्यामपट है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का गठन 1984 में किया गया।
जिसे ब्लैकबोर्ड के नाम से जाना जाता है। इस कौशल का मुख्य उद्देश्य छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए श्यामपट्ट पर लिखने की सर्वश्रेष्ठ विधि गोलाकार लिपि कहलाती है। एक गोलाकार लिपि के नाम से जाने जाते हैं, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। श्यामपट्ट कौशल की विशेषताएं: लिखा हुआ शब्द, जब कोई भी अध्यापक किसी श्यामपट्ट पर लिखता है तो लिखा हुआ शब्द अस्पष्ट और सुंदर होना चाहिए, इनकी एक फर्स्ट विशेषता। सेकेंड है पदों और पंक्तियों के मध्य विराम होना चाहिए, वर्ण और अंक दूर से भी देखे जा सके, अंश और संक्षिप्त पद पर लेखन हो, लिखे हुए शब्द की व्याख्या सरल हो, विशिष्ट शब्दों पर रंगीन चौक का प्रयोग हो, लिखते समय चौक की आवाज़ नहीं हो। ये 7 कारणों ये निम्नलिखित विशेषताओं पर विशेष बल दिया जाता है। प्रश्न कौशल में मुख्य उद्देश्य छात्र का अभिव्यक्ति का विकास करना। प्रश्न कौशल के घटक में वेग, कंठस्थ, विराम, वितरण, ये चारों प्रभावित होते हैं। प्रश्नों का विशेषता: अस्पष्ट, शुद्ध अस्पष्टता, सरलता, रोचकता, विशेषता आदि मानी जाती है। प्रश्नों के प्रकार में देखा जाता है स्मृति प्रश्न, विचार बोधक प्रश्न, शिक्षण प्रश्न, परीक्षण प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न, अभ्यास प्रश्न, अन्वेषण प्रश्न। ये 7 प्रश्न होते हैं। प्रश्नों के आयोजन में देखा जाता है पूर्व ज्ञान का परीक्षण, ज्ञात अंशों का स्मरण, जिज्ञासा का उद्बोधन, छात्रों की मानसिक शक्तियाँ का विकास करना, जिसमें प्रवाह कौशल माना जाता है। आता है प्रवाह कौशल। प्रवाह कौशल में देखा जाता है प्रवाह कौशल बोलना, लिखना, प्रवाह प्रश्न कौशल कहलाता है। इसके अंतर्गत प्रश्न, वाद विवाद, पक्ष विपक्ष, तर्क वितर्क आदि से युक्त होने चाहिए, जिसमें शब्दों की कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, मानसिक तर्क की चिंतन शक्ति आदि का विकास हो सके। इस कौशल के अंतर्गत अनेक प्रकार के प्रश्न आते हैं, जिसमें इस कौशल के माध्यम से अभिव्यक्ति क्षमता का विकास होता है। अन्वेषण कौशल, जिसमें देखा जाता है वास्तविक अर्थ खोज करना, अन्वेषण कौशल कहलाता है, जिसे हम खोज विधि के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कौशल को खोजपूर्ण कौशल उत्पन्न करना, कौशल आरामशुष्टि विधि पर आधारित होती है। इस कौशल के माध्यम से स्वायत्त की प्रवृत्ति विकसित होती है। इस कौशल के माध्यम से सर्वाधिक चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति, शक्ति स्मरण आदि का विकास माना जाता है। घटक, इनके घटक माने जाते हैं अनुबोधन घटक, जिसमें एक विधि के माध्यम से अध्यापक को छात्रों से संबंध पहले सूक्ष्म रूप से प्रश्न करना चाहिए। सभी प्रश्नों को आधार मानकर विस्तृत प्रश्न पूछे जाने चाहिए। अंश से पूर्ण की ओर प्रकट हो। अधिक सूचना प्राप्त करने के लिए इस घटक के माध्यम से अध्यापक एक विषय वस्तु के अनेक प्रकार के प्रश्न करता है। पुनः केंद्रीकरण विधि, इस विधि के माध्यम से प्रश्नों के उत्तर को बार बार दोहराना करवाया जाता है। पुनर्निर्देशन विधि, जिसके अंतर्गत गलत उत्तर होने पर सही उत्तर प्रस्तुत करने के लिए दूसरे छात्रों को अवसर दिया जाता है। समीक्षात्मक विधि, निष्कर्षात्मक मूल्यांकन के लिए यह घटक प्रयोग में लाया जाता है। इस कौशल के माध्यम से छात्रों में जागरूकता की वृद्धि होती है। उद्दीपक परिवर्तन कौशल, इस कौशल का दूसरा नाम प्रेरक वैयक्तिक कौशल है। इस कौशल का मुख्य उद्देश्य छात्रों में जिज्ञासा, अभिप्रेरणा उत्पन्न करना है। इस कौशल के माध्यम से स्वायत्त की आदत का विकास होता है, जिसमें विशेषताएं शिक्षक की गति, शिक्षक की भाव मुद्रा, अंतःक्रिया परिवर्तन, विराम शब्द आदि प्रयुक्त किया जाता है। शिक्षक का आरोह अवरोह,
छव्य देश सामग्री का प्रयोग, भाव केंद्रीकरण, पुनर्बलन आदि होता है। पुनर्बलन क्या होता है? पुनर्बलन कौशल दो प्रकार के हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। शाब्दिक जिसे अशाब्दिक के नाम से जाना जाता है। पुनर्बलन बोध, ज्ञान प्राप्त का अस्थायी दृढ़ीकरण करना। गृह कौशल के अंतर्गत आने वाले मुख्य उद्देश्य तत्परता दिखाना तथा विकास करना, जिसमें गृह कार्य को प्रभावित करने वाले घटक, तत्व और कारक होते हैं। अभिरुचि, अस्पष्टता, उपयुक्त, यथार्थ, साधारण, मितव्या, ये शब्द जो आते हैं गृह कार्य कौशल के रूप में जाने जाते हैं। आता है अगला स्टेप, अनुवाद। अनुवाद शिक्षण तीन प्रकार से माने जाते हैं, जिसमें अक्षर अनुवाद शब्द का बोध होना, छायावाद भावात्मक शब्दों का मर्यानुवाद का अनुवाद करना, तथा अनुवाद गद्यांश का। अनुवाद शिक्षण मुख्य उद्देश्य मातृभाषा को किसी अन्य भाषा में परिवर्तित करके शुद्धिकरण करना, उसका अवबोधन करना माना जाता है। अनुवाद शिक्षण की विधियाँ तीन मानी जाती हैं, पुस्तक विधि, द्विभाषिक विधि, तुलनात्मक अनुकरण विधि। जिसमें पहला पुस्तक विधि, इस विधि के माध्यम से छात्र मातृभाषा को अन्य भाषा में परिवर्तित करता है। द्विभाषा विधि, इस विधि को दूसरी भाषा में परिवर्तनीय करने के लिए द्विभाषा विधि का प्रयोग किया जाता है। तुलनात्मक एवं अनुकरण विधि, इस विधि के माध्यम से छात्र एक भाषा को दूसरी भाषा में तुलना करके तथा साथ में अनुकरण करके अनुवाद करता है। संस्कृत शिक्षण में 6 उद्देश्य माने जाते हैं। ये 6 उद्देश्य ज्ञानात्मक, अभित्यात्मक, अवबोधन, अभिरुचियात्मक, अभिव्यक्त्यात्मक, मनोविनोदात्मक, ये 6 माने जाते हैं। आइए हम इस 6 तथ्यों को जानें। ज्ञानात्मक भाषा तत्वों का ज्ञान, अवबोधन अर्थ ग्रहणात्मक, अनुकरण सुनकर या पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, अभिव्यक्ति में विषय वस्तु को पढ़ने की योग्यता, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास होना, अभिव्यक्ति की क्षमता पर विकास पर बल देना। 2 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। अभिवृत्ति में छात्र की रुचि जिज्ञासा उत्पन्न की जाती है। मनोविनोदात्मक में मनोरंजन की कथा, नाटकीय कथा आदि होता है। संस्कृत भाषा शिक्षण में सिद्धांत, इनके 2 सिद्धांत माने जाते हैं। पहला सामान्य सिद्धांत, दूसरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। सामान्य सिद्धांत की विशेषताएं हैं, यह निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत है, नियोजन का सामान्य होता है, विषय वस्तु विश्लेषण करने का सिद्धांत होता है, पूर्व ज्ञान आधारित सिद्धांत होता है, सहसंबंध का सिद्धांत होता है, लचीलापन सिद्धांत होता है। तो संस्कृत सिद्धांत बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत होता है, प्रजातांत्रिक सिद्धांत होता है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत माना जाता है, क्रियाशीलता का सिद्धांत माना जाता है तथा संबंध का सिद्धांत माना जाता है, और अभ्यास तथा पुनरावृत्ति का सिद्धांत होता है, चयन का सिद्धांत। ये 13 सिद्धांत संस्कृत शब्द के माने जाते हैं। अगला प्रश्न आता है निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत बालक के सामने कोई न कोई लक्ष्य होना चाहिए, जिसमें नियोजन का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अंतर्गत पाठ, विषय वस्तु की दैनिक योजना तैयार की जाती है। विषय में इस सिद्धांत के अंतर्गत विषय वस्तु को छोटे छोटे अंगों में बांटकर बिंदु को स्पष्ट किया जाता है। पूर्व ज्ञान आधारित नवीन ज्ञान को अस्थायी करने के लिए सिद्धांत काम में लाया जाता है। सहसंबंध का सिद्धांत, विषय वस्तु को दूसरी विषय के साथ जोड़कर पढ़ाया जाता है। लचीलापन सिद्धांत, आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु में परिवर्तन करके पढ़ाया जाना। बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत, शिक्षण तभी प्रभावी हो सकता है जब वह शिक्षण
छात्र के स्तर के अनुसार हो। प्रजातांत्रिक सिद्धांत विद्यार्थियों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति, आत्मविश्वास का विकास, आत्मसम्मान, गुणों का विकास इस सिद्धांतों के माध्यम से होना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों के सभी तरह से भिन्न होता है, तो उस भिन्नता को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को शिक्षण करना चाहिए। क्रियाशील का सिद्धांत बालक स्वयं करके सीखता है तथा बालक सक्रिय होना चाहिए। संबद्धता का सिद्धांत छात्र अपने वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई वस्तुओं में संबंध स्थापित करके सीखता है। अध्यापक और पुनरावृत्ति का सिद्धांत, यह सिद्धांत सफलता पर आधारित होता है। जब तक बालक सफल नहीं होगा तब तक बालक अभ्यास करके सीखता है। चयन का सिद्धांत, इस सिद्धांत के माध्यम से छात्र इच्छित विषय वस्तु का चयन करके अपने अधिगम में परिवर्तित करता है। तो ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तथा कमेंट कीजिए। और ये हमारे चैनल bio.कैलाश एजुकेशन और दूसरा चैनल अतीत माध्यमिक शिक्षा एजुकेशन पर आइए और डिजिट कर दीजिए। सीटेट के समस्त विषय के PDF तथा Amazon पर हमारी बुकें उपलब्ध हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, मैथ आदि के बुक तैयार हैं, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसी तरह से लॉन्ग वीडियो हमारे इस चैनल पर उपलब्ध हैं ऑल सब्जेक्ट के, आप उन्हें देख कर के, पढ़ कर के तथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर वर्ष के मॉडल क्वेश्चन भी आंसर के साथ इस चैनल पर उपलब्ध हैं और इसे आप देखें तथा अपनी तैयारी में जुटे रहें। 7 जुलाई को होने वाले एग्ज़ाम में 100% सफल हों। तो आई होप